हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड 2019 का जो मैथ का पेपर हुआ है उसके सलूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का हमारा यह प्रयास बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त है। अपवर्त मीन्स होता है गुणज। इसका कहने का अर्थ है कि 9 का गुणज इनमें से कौन सी संख्याएं हैं। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। ठीक है, तो 9 का गुणज 9, 18, 27, 36 है। आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए अगर पूछता 4 का अपवर्त क्या है, 4 का अपवर्त पूछ लेता, तो 4 का अपवर्त होगा 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, इसी तरह वो किसी भी संख्या का अपवर्त आपसे पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट वन, 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पहली बात जान लें कि अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। जो संख्याएं खुद से कटें या एक से कटें, जो संख्याएं खुद से विभाजित हों या एक से विभाजित हों, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये संख्याएं किसी से कटेंगी नहीं, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो संख्याएं स्वयं से या खुद से विभाजित हो या फिर एक से विभाजित हो, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या पूछी गई, 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती हैं। तो 30 और 40 के बीच में आप देखेंगे तो आपका एक होता है 31, जो किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। और फिर दूसरी संख्या कौन सी होती है, दूसरी आप देखेंगे 32, 33, 34, 35, ये सारी संख्याएं कटती हैं। जैसे 32 आपका 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 33 11 से कटेगा, 3 से कटेगा, 34 2 से कटेगा, 17 से भी कटेगा, 35 भी कटेगा 5 से, 36 भी कटेगा 6 से, और आपकी 37 नंबर संख्या है 37, ये आपकी संख्या किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। तो एक संख्या आपकी हो गई 31 और एक हो गई 37, ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीन संख्याएं 1, 2, 3 के रेशियो यानी अनुपात में हैं, उनका मासा निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना है। तो पहले हम समझेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। दो संख्याओं के बीच में महत्तम समापवर्तक मतलब होता है मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कौन सा है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4, ठीक है, और उसके बाद में कोई संख्या है 6। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2। अब इन दोनों में देखना है कि कॉमन कौन सी संख्या है, 2 और 2, इसमें कॉमन 2 है इधर और इधर भी कॉमन 2 है। तो जो संख्या कॉमन है वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 6 का एचसीएफ क्या हुआ, 4 और 6 का एचसीएफ हुआ 2। कॉमन फैक्टर मतलब होता है कि वो संख्याएं किससे कट जाती हैं। ठीक है, जो दो संख्याएं दी हुई हैं ये किससे कट रही हैं। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 4 को भी काटेगी और 6 को भी डिवाइड करेगी। मान लीजिए यहाँ पर 3 संख्याएं होती, 4, 6, 8। यहाँ पर हम देखेंगे 4, 6, 8 अगर 3 संख्याएं दी हुई हैं तो 4 भी 2 से डिवाइड होती है, 6 भी 2 से डिवाइड होती है और 8 भी 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इन 3 संख्याओं का जो एचसीएफ जो मासा होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है 3 संख्याएं 1:2:3 में हैं, उनका मासा 12 दिया हुआ है। ठीक है, उनका मासा 12 है। तो ये संख्याएं कौन कौन सी, ये आपसे पूछा गया। अब देखो, ये रेशियो में जब कोई संख्या होती है तो उसके पीछे हमेशा यूनिट लेकर, जैसे हम इसको 1:2:3 को लिख सकते हैं x, क्योंकि रेशियो में है, संख्या नहीं है। ठीक है, तो रेशियो में होता है तो अनुपात में जब कोई संख्या होती है तो उसमें x लगा होता है। ठीक है, तो ये संख्या लिखिए, मान लीजिए x रेशियो 2x रेशियो 3x। अभी हमने क्या बताया था कि अब आप यहाँ पर देखिए कि अब दिया हुआ आपका इसका जो है HCF 12 दिया हुआ है। हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी संख्या का
HCF या मासा वह संख्या होती है जो उन तीनों को डिवाइड करे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन तीनों को डिवाइड करता है x, ठीक है। और HCF क्या दिया हुआ है 12, तो x बराबर आपका 12 हो गया। तो x बराबर 12 होगा तो पहली संख्या आपकी हो गई 12, और यहाँ x बराबर 12 रखेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 24, और यहाँ आप x बराबर 12 रखेंगे तो आपकी तीसरी संख्या हो जाएगी 36। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 12, 24, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80 बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, तो इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए 100% बच्चे थे, तो 100% बच्चे थे तो कितने बच्चे थे 30, ठीक है। 100% बच्चे थे तो 100% का मतलब क्या हुआ 30। आपसे क्या पूछा है, इसमें से 80% बच्चे उत्तीर्ण हो गए। आपको अब कैसे निकालना ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो 30 का अब हम 80% निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 30 का 80% निकालना, तो मल्टीप्लाई विथ 80, परसेंट दिया है, परसेंट को जब हम यूनिट में बदलते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो परसेंट का चिन्ह जैसे लिखा, मान लीजिए 30 मल्टीप्लाई बाई 80%। अब हम जब परसेंटेज को हटाते हैं तो हम 100 से भाग करते हैं। किसी भी संख्या में से परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है, और परसेंटेज को ऐड करने के लिए 100 से उसमें गुणा किया जाता है। तो आपका यहाँ से 0 से 0, 0 से 0 यहाँ कट गया, तो 30 का 80%, 8 त्रिक 24, तो कक्षा में 24 बच्चे उत्तीर्ण हुए। नेक्स्ट वन, 18% का भिन्न रूप होगा। अभी हमने आपको क्या बताया कि हम किसी भी संख्या का परसेंटेज हटाने के लिए उसे 100 से भाग करते हैं, तो 18% है, ठीक है। अब 18% है यहाँ पर है, अब हम परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 100 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 18, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा आपका 18 डिवाइड बाई 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे दोनों को, तो हो जाएगा यहाँ पर 9, यहाँ पर 50। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9/50, ठीक। अब हम अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ठीक है। पहले आप जान लीजिए कि छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको पूछा गया है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप बताइए 99 लिखा है, ठीक है। ये 2 अंकों की संख्या है, इसमें अगर हम एक ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 100, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। आप 100 से नीचे कोई भी संख्या ऐसी नहीं बता सकते हैं जो 3 अंकों की हो, ठीक है। 3 अंकों की संख्या 100 हो। अगर मान लीजिए यहाँ पूछा होता कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपका हो जाता 1000, 5 अंकों की 10,000, 6 अंकों की 1,00,000, ठीक। अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो आप देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 999। आप ये मैक्सिमम नंबर है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, क्योंकि अगर हम इसमें एक और ऐड कर देंगे तो सीधा ये 1000 बन जाएगा, ठीक है। तो 999 लास्ट ऐसी संख्या है जो 3 अंक की है। इसमें अगर हम एक भी ऐड करेंगे तो ये तुरंत 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की 9999, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप बताइए। तो पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है,
और आपके सामने वृत्त का व्यास दिया हुआ है, ये वृत्त का केंद्र हो गया वो, और ये आपका हो गया व्यास ए बी। ठीक, व्यास आपका 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है आर बराबर, वो क्या होती है, व्यास डी का आधा होती है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर 35/2। तो त्रिज्या क्या हो गई आपकी, आर बराबर 35/2। ठीक है, अब आपका दिया हुआ है वृत्त का परिमाप क्या होगा, दिया हुआ। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आपको कम से कम ज्योमेट्री के जो सूत्र हैं 2D 3D के सबके जो सूत्र हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो वृत्त के व्यास का हमने देख लिया कि त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा होती है त्रिज्या, आर क्या दिया हुआ था 35/2। और अगर हम वृत्त का परिमाप निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक है, 2 पाई का मान क्या होता है, पाई का मान आप लोगों को पता होगा 22/7 होता है इसका मान। ठीक है, 22/7। आर का मान क्या दिया हुआ है 35/2। ठीक है, अब यहाँ से हम काटा पीटी में जाएंगे तो 7×5 = 35, 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, और 22×5 आपका क्या होता है 110 होता है। तो 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 110 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। ठीक है, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 24 एक मिनट 24/7। अब हम यहाँ पर ले जाएंगे 7 3 जा 21, कितना बचा 4, यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, 4 हुआ, कितना होगा 40 होगा। अब हम कितनी बार ले जाएंगे, 7×5 = 35। ठीक है, 7×6 = 42 हो गया, तो 7×5 = 35, कितना बचा 5, 50 हो गया, 7×7 = 49। तो आपका 24/7 को दशमलव में कितना हो जाएगा, 3.57। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि दशमलव के बाद में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उनको हम इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 3.567, तो आप यहाँ पर 567 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं उनको इंडिविजुअली पढ़ा था, तो हम पढ़ेंगे 3.567। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। आपका इसका आंसर तो वैसे मैं बता दूं अनंत होगा। अब कैसे होगा ये भी जान लीजिए। मान लीजिए एक रेखा है, ठीक, ये आपकी एक रेखा हो गई। ठीक है, उसके बाद में ये रेखा हो गई, इस पर बिंदु, अब लिखा है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। मान लीजिए एक बिंदु आया, एक यहाँ, 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 ऐसे ऐसे करते इनफाइनाइट तक, क्योंकि रेखा का कोई अंत नहीं। और इसमें हमने यहाँ 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 आप रख सकते हैं बिंदु। ठीक है, तो एक तल में स्थित एक रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुपात बड़ा है इसमें। अब आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे कौन सा अनुपात बड़ा है, तो सबसे पहले इसको हम भिन्न में लिखेंगे इस अनुपात को, तो 2:3 को हम लिखेंगे 2/3। ठीक, और 5:8 को लिखेंगे 5/8। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 8 का। ठीक है, तो 3 और 8 का एलसीएम क्या होता है 24 होता है। पहले आपको बता दें एलसीएम क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो संख्या, एक संख्या 8, एक संख्या है 10। ठीक है, अब 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 4,
10 को 2 × 5। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या होता है, आपको सभी संख्याएं लेनी होती हैं, सिंपल भाषा में बताएं तो। और जैसे इस तरह ना निकालिए, इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4, 10, ये आपको मैं सीधा जो क्लास 4th 5 का जो मेथड होता है वो बता रहा हूँ। हम इसको 2 से काटेंगे सबसे पहले, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, तो 1 कम 2, 5 वैसे आ जाएगा। ठीक, अब 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5। ठीक, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ 1 हो जाएगा और 1 यहाँ। अब दोनों तरह 1 1 आ गया। अब इन तीनों का गुणा जो होगा वही आपका एलसीएम होगा, तो 2 × 2 × 5, 20 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे 2/3 को हम भिन्न में लिखेंगे 2/3 और इसको लिखेंगे 5/8। अब यहाँ पर हमको 3 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे प्रथम 3 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, उसके बाद में 3 से काटेंगे, पहले 3 1 हो गया, 8 वैसे आ जाएगा। अब हम इसको किससे काटेंगे, 8 को सीधा 8 से ही काट देते हैं, क्या 1 और 8 एकम 8, 1 1 आ गया। अब इन दोनों का गुणा जी एलसीएम होगा, तो 8 3 24, एलसीएम क्या हो गया 24, तो 2/3 5/8 का एलसीएम क्या हो गया 24। ठीक है, क्या हुआ 24 इसका एलसीएम हो गया, तो 2/3 का एलसीएम 24 से गुणा करेंगे, और यार 5/8 को भी हम 24 से गुणा करेंगे, 8 3 24 और 3 8 24। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 5 दिया 15, तो कौन सी संख्या बड़ी है 16। 16 किससे आया, 2/3 से आया, तो कौन सा अनुपात बड़ा होगा, 2:3। दूसरे मेथड से इसको हम बताएं तो कैसे लगाएंगे, 2/3 और 5/8 को अगर हम सेकंड मेथड से देखें तो हम इसको काटेंगे, तो 3 देखो 2 छोटी है, तो पहले हम 10 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर हम यहाँ 20 हो गया, तो 3 6 18, कितना बचा 2। अब हम फिर ले जाएंगे 2 बचा, तो फिर पॉइंट लगा, तो 20 होगा, 3 6 18, तो ये आ रहा है आपका 0.666। ठीक है, इसको हम 0.67 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो तो उसको हम एक संख्या बढ़ा के लिख सकते हैं, तो 0.67 इससे आया। अब 5/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.50 होगा, 8 6 48, 2 बचा 20 होगा, 8 दूनी 16, कौन सी संख्या बड़ी है 0.67 बड़ी है कि 0.62, तो 0.67 बड़ी, इसका मतलब अनुपात में 2:3 आपका पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार है, ठीक है, उसके पास 60 कप थे, 40 बिक गए, कुल कितना प्रतिशत कप बिके। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे ये मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे आप लोग देखते हैं, आप लोग अपने नंबर का परसेंटेज निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंटर में थे, ठीक है, आप इंटर में थे पहले, ठीक है, तो आप कैसे अपना परसेंटेज निकालते थे, 500 नंबर में से आपको 400 मिले, ठीक है, जैसे मान लीजिए 400 मिले, तो आप क्या करते थे, हमको मिले 400, कितने में से मिले 500 में से, और हमने क्या बताया था अभी कुछ देर पहले कि अगर हम किसी संख्या में परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो उसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर परसेंटेज हटाना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम परसेंटेज निकालें तो इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करते थे परसेंटेज निकालने के लिए अपने मार्क्स का। तो आप देखते थे कि 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाता था, अब 5 5 और 40, आपका 80% निकल के यहाँ पर आ जाता था। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब कह रहा है कि 40 कब बिक गए, 40 बिक गए, कितने में से बिके 60 में से। अब हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट जाए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3, ठीक है, 2/3, तो 200/3 होगा, क्या हुआ 200/3 हो गया, 3 6 18, 2 20 हो गया, 3 6 18, 2 फिर बचा 10 तो 66.67%। ठीक,
66.67। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66.67%। ठीक है। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हम सबसे पहले कैसे हल करेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले एक सूत्र होता है, उसको आपको याद रखना। कुछ लोग पढ़े भी होंगे, कुछ लोग क्या सभी लोग पढ़े होंगे, छोटे थे तब। एक सूत्र होता है बॉडमॉस। इसी सूत्र पर ये सॉल्व किया जाता है। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। ठीक है, आप ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर के चीज़ों को सॉल्व करेंगे। सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है, फिर से थोड़ा बड़ा ये होता है, फिर सबसे बड़ा वाला ये होता है। सबसे छोटा कौन सा ब्रैकेट? ये वाला। उससे थोड़ा बड़ा ये वाला, उससे भी बड़ा ये वाला। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया बॉडमॉस बताया था आपको, बॉडमॉस थ्योरम। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने आपको क्या बताया, बी से हम पहले सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में फिर ऑफ। एक इसमें नहीं दिया हो लेकिन कभी कभी रहता 18 ऑफ 2 -10, इस तरह भी सवाल आता, -5, इस तरह सवाल आता। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ वाला सॉल्व करेंगे। तो ये वाला सॉल्व किया जाता था। ठीक है, ऑफ के बाद में हम डिवाइड, इसको आप लिख लीजिए, इसका पूरा किसका मतलब क्या होता है। तो बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड। डिवाइड के बाद में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करेंगे? ऐड मीन्स जोड़ने वाला करेंगे। उसके बाद में सब्सट्रैक्ट मीन्स घटाएंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर ऑफ वाला सॉल्व करेंगे, फिर हम भाग करेंगे, डिवाइड मीन्स भाग करना, फिर हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे, उसके बाद में हम घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 18 - 5। तो 18 - 5 क्या हो जाएगा आपका? 15। अब देखेंगे इस ब्रैकेट में क्या बचा आपका? 16 - 15, 18 में से 5 गया, कितना बचा? 13। ठीक है, अब 16 - 13, ये वाला ब्रैकेट बचा। यहाँ से क्या बचा आपका? 3। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट में देखेंगे तो क्या बचा? 14 + 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 17। ठीक है, 17 बचा। अब ये बाहर क्या बचा? 18 - 17, 1। ये थोड़ा इजी था, इसलिए आपका किसी भी तरह करते तो गलत ना होता। लेकिन अभी कोई बड़ा फैक्टर हो या कोई बड़ा हो तो आपको वहाँ पर अगर आप उस बॉडमॉस थ्योरम से होकर नहीं गुजरते हैं, आप उसी के अनुसार सॉल्व नहीं करते हैं, तो आपकी क्वेश्चन गलत होने के 90% चांस रहते हैं। इसलिए आप पहले जो बताया गया है पहले उसी को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ आएगा तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये आप लोग खुद से कर लेंगे। आप पटरी और प्रकाश की सहायता से ऐसे करके, आपको दिया भी होगा किताब में, और ऐसे करके बनता है, जो पटरी और प्रकार की सहायता से आप बना लीजिए। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है ऐसे, जो कि 2 स्ट्रेट लाइनों से बनता है, जो कि एक लाइन ऐसी होती है और एक सीधी लाइन उस पर होती है, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाती है आधार वाली लाइन से। ठीक है, इसी को हम 90 डिग्री कोण कहते हैं। आपको इसमें रचना उचना भी लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लिख देंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा और वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 300। CP जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है कि इस रेडियो पर 300 रुपये, जैसे आप मार्केट गए और कोई 300 रुपये में कोई चीज़ खरीदा। ठीक है, आपने 300 में उसको खरीद के घर आए, और अब आपको क्या करना है? इस पर 20% का लाभ लेना है आपको। ठीक है,
मान लीजिए आपने 300 20% आपको लाभ लेना है, यहाँ पर प्रॉफिट क्या है आपका 20% है। और क्या बोला गया, विक्रय मूल्य यहाँ पर निकालना है। अगर मान लीजिए आपका क्रय मूल्य 100 होता, ठीक है, 300 पे आपको 20% का लाभ लेना है, ठीक, तो लाभ कितना हो गया, मान लीजिए अगर आप 100 होता, 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदते और इसको 20% लाभ लेते, तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो आपको ये वस्तु कितने में बेचनी पड़ती 120 में। अब आपको देखो सरल भाषा में समझाते हैं, 100% है ये, 100% बराबर 300, ठीक है। मतलब हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जो होती है वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। जैसे मान लीजिए कोई आप सामान लेके आए, तो आपके पास मान लीजिए जेब में आपके 300 रुपये ही थे, जो कि आपका 100% था, ठीक है, 100% रुपया आपने खर्च कर दिया। आप बोलते हैं कि मेरा पूरा का पूरा पैसा यानी 100% पैसा खत्म होगा कोई सामान लाने में, तो आपका 100% दिया हुआ 300। अब आपको 20% प्रॉफिट लेना है इस पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1% निकालेंगे, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 300 बटे 100, 100 को नीचे लाएंगे तो यहाँ 1% बचेगा। अब हमको क्या निकालना है, 20% लाभ हो, तो 100% हमने लगाया, हमको 20% पर लाभ चाहिए, इसका मतलब हमको 120% चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1% को 120 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये अपने आप में इधर 120% हो जाएगा। और इधर जब हम 120 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 120 से गुणा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 12×3=36, तो 360 रुपये में हमको बेचना पड़ेगा उस वस्तु को। आप एग्जाम में ऐसे लगाएंगे, अगर आपको आंसर लाना तो मैं बताता हूँ कैसे करना। 300 का 20% कितना होगा, अभी हमने आपको बताया था 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 का 20%, अब परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट का, 20×3=60, यानी अगर हम 300 का 20% कितना हुआ 60 रुपये। अगर हम उस वस्तु को अब 300 का खरीदे, अगर उस वस्तु को 360 में अगर हम बेच देंगे, तो हमको उस पर 20% का लाभ होगा, ठीक है। बता दें कि समझ में आ गया होगा आपकी वजह से, लेकिन एक बार बता दें कि अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको कैसे लिख के इसको करना होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य यानी CP, तो क्रय मूल्य लिखेंगे कितना 300, ठीक, ऐसे लिख देंगे 300, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे लाभ कितना दिया हुआ है 20%, उसके बाद में लिखेंगे विक्रय मूल्य जो कि हमको निकालना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर 20% का लाभ हमको चाहिए, लिखेंगे 20% का लाभ हमको अगर प्राप्त होता है, तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपये का अगर रेडियो था, तो अगर हम उस रेडियो को 120 में बेचेंगे, 100 का 20% 20 ही होता है, क्योंकि 100 × 20 बटे आप जब परसेंटेज है कि 100 से भाग करेंगे तो 20 ही आएगा। 100 120 में बेचेंगे, ठीक है, तो 100 का आपका क्या हो जाएगा, 100 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 यहाँ लिखेंगे 100 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे 1 का क्रय मूल्य, यहाँ डिवाइड करेंगे 100 से, तो 120 बटे 100 हो जाएगा, तो 1 का क्रय मूल्य 120/100 हो गया। अब हमको 300 का क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर 300 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे, ठीक है। 1 का क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो अब हम यहाँ पर 300 का विक्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर 300 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 300 से यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 12×3=36 हो जाएगा, और आपका आंसर 360 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेषफल बचे। हम इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिया हुआ है वह लार्जेस्ट संख्या बताइए जो 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से 49 में से 1 घटा देंगे, जो एक शेषफल आता है 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 48, ठीक। 59 में शेषफल क्या बचेगा 3 घटा देंगे 56। 109 में से अगर हम डिवाइड करेंगे उस संख्या को तो कितना बचेगा 5, तो 5 घटा देंगे 104,
ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। इन तीनों का हमको क्या लेना है, मासा लेना है। इनका मासा क्या हो जाएगा, कौन सी ऐसी संख्या, अभी हमने आपको बताया था कि मासा कैसे निकालते हैं, जो इन तीनों संख्या को डिवाइड करे वही इसका मासा होता है। तो इसको हम 24 दूना 48 लिख सकते हैं, 28 दूना 56 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 52 दूना 104 लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको और थोड़ा और हम डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24 लिख सकते हैं, 4 सट्टे 28 लिख सकते हैं, 13 चौका 52 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 4 4 और 2, ऊपर क्या क्या आया था, 2 2 2 और नीचे वाले में 4 4 4, तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 8, 4 दूनी 8। अब आप देखेंगे जो 8 संख्या थी वो यहाँ 48 जो आया था, एक घटा के 48, यहाँ 3 घटा के कितना आया था 56, और यहाँ 104। अब आप डिवाइड करेंगे, 8 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। तो 8 छक 48, 8 सते 56, और 8 कम 8, 8 त्रिक 24। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब जो आपका यहाँ पर एचसीएफ निकला, एचसीएफ जो आपका एचसीएफ निकल के आया वो 8 आया। ठीक है। अब 8 को अगर, तो 8 ही वो ऐसी संख्या है जिसको 49, 59 और 109 को भाग देंगे तो शेष 1 3 5 बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे प्रथम आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको जो अब जैसे शुरू से आपने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 3 और 5 बचे। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इन तीनों को, जैसे इससे इसको डिवाइड करें तो 1 बचता है शेष, इसको डिवाइड करें तो 3 बचता है, इसको डिवाइड करें तो 5 बचता है। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इन शेषफलों को इन संख्याओं से घटा देंगे। 1 को घटाएंगे 49 में से, आपका 48 बचेगा। 59 में से 3 को घटाएंगे 56 बचेगा। 109 को 5 से घटाएंगे 104 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का जो एचसीएफ होगा, हायर कॉमन फैक्टर होगा, वही वो संख्या होगी जिससे हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्रमशः 1 3 5 बचेगा। तो 48, 56, 104 का एचसीएफ हमने आपको बताया था हायर कॉमन फैक्टर। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काटेगी, तो हम सर्वप्रथम इसको लिख लेते हैं, 4 से काटें पहले, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 चौक 48 हुआ, और 4 एकम 4 2 6, 14 चौको 56 हुआ, फिर 4 दूनी 8, 4 छक 24, 26 चौका 104 हुआ। अब यहाँ देख लीजिए 4 4 सब में है, 4 4 तो निकल आया। अब देखिए कि 12, 14 और 26 में भी कोई संख्या कॉमन आ रही है भी, तो आप देखेंगे कि अभी 1 2 ऐसा और बचा हुआ है जो इन तीनों में और कॉमन है। 2 ऐसी संख्या जो भी 12, 14 और 26 को काट सकेगी। तो एक संख्या तो 4 तीनों में हो गई और एक संख्या 2 तीनों में हो गई, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 8। तो 8 ही एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो 49 और 59 और 109 को भाग देने पर 1 3 5 बचे। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेष इतना इतना इतना। उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और अगर छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि ये बराबर -2। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ये का मान उठाकर यहाँ पर रख देना है। अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या माइनस में हो, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बाहर प्लस में ही आएगी। कोई भी संख्या हो, अगर उसको हम मतलब क्या करते हैं, उसको हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा ही पॉजिटिव संख्या देगी। अगर हम क्यूब करते हैं तो माइनस अंदर है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। लेकिन अगर कोई भी संख्या हो, अगर माइनस में अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो अंदर प्लस ही आएगा बाहर। अब हम अगर a बराबर -2 रख दें, a बराबर अगर हम -2 यहाँ पर रख दें तो आपको क्या हो जाएगा, 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का मल्टीप्लाई -2। यहाँ हम क्या करेंगे तो 2 दूनी 4, तो प्लस में आ जाएगा तो 5 चौक 20, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20, 4 दूनी 8, यहाँ आपका -8,
यहाँ आपका -2, तो -8 और -2 क्या हो जाएगा, -10। तो 20 में से आपका 10 घटेगा तो क्या होगा, 10, राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए, 3 जीवाओं के नाम लिखिए, वृत्त के व्यास का नाम लिखिए, वृत्त का केंद्र बताइए। कैसा जो चित्र था वो आपको मैं बना के बताता हूँ, वो चित्र कैसा था। एक वृत्त ड्रा करेंगे सबसे पहले, बन क्यों नहीं रहा, एक वृत्त हो गया आपका, ठीक है, बढ़िया प्यारा सा वृत्त है। व्यास किसे कहते हैं आपको पता होगा कि जो एक वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको हम व्यास कहते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। आपको ऐसे ही प्रश्न में दिया था वहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे था। ये सी मान लीजिए, ठीक है, और इसको आपका वृत्त का केंद्र वो मान लीजिए बीच में है, और ये भी आपकी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब क्या देखेंगे यहाँ पे, अब आपको बताना 3 त्रिज्याओं के नाम। यहाँ पर कौन कौन सी त्रिज्या, किसी भी वृत्त के केंद्र से उसके परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से आपको एक सूत्र आपको मालूम होगा कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो आपकी 3 त्रिज्याएं कौन कौन सी हो गई, एक तो वृत्त के केंद्र ये वो है, वो से ये तक की, तो ये आपकी एक त्रिज्या हुई। ओ से सी तक की एक त्रिज्या आपकी ये हुई, ओ से बी तक की एक त्रिज्या आपकी ये हुई। तो आप क्या लिखेंगे, 3 त्रिज्याओं के नाम, ए ओ, ठीक है, ओ सी, ओ बी, ठीक है। ये आपकी 3 त्रिज्याओं के नाम हो गए। फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा यार, चलिए कोई ना, फिर से बना लेंगे। ये आपका वृत्त था, ये आपका व्यास था ए बी, ये आपका, फिर से एक सेकंड, ये वृत्त हो गया, ये उसका व्यास ए बी, ये आपका व्यास हुआ ए बी, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका वृत्त का केंद्र वो। इसको इससे भी मिलाएंगे। आपको मैंने त्रिज्या बता दी कौन कौन सी त्रिज्या होती हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया था, एक त्रिज्या आपकी ये हो गई ए ओ, एक हो गई ओ बी। हमने बताया था कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो एक हो गई ए ओ, एक हो गई ओ बी, एक हो गई ओ सी। तो आप क्या लिखेंगे, 3 त्रिज्याओं के नाम, एक ए ओ बी और ओ सी। अब क्या पूछा, 3 जीवाओं के नाम लिखे। हमने 3 जीवा कौन कौन सी है, एक तो यही हो गई परिधि तक की दूरी, ठीक है। एक परिधि से दूसरे तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक है। जीवा कौन कौन सी हो गई, ए सी। आपकी कौन कौन सी हो गई जीवा, ए सी जीवा हो गई एक, ठीक है। वृत्त के एक ओर से दूसरे, मैंने अगर आपको मैं सीधे शब्दों में बताऊं, आप याद रखिएगा कि वृत्त के एक परिधि के एक तरफ से दूसरे तरफ तक की दूरी को हम जीवा कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। तो एक आपकी जीवा ए सी हो गई, ठीक है, और एक बी सी हो गई, और एक ए बी हो गई। तो आप क्या लिखेंगे, वृत्त के परिधि में एक तरफ से दूसरे तरफ की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, सरल शब्दों में अगर आप याद रखें तो। ए सी यहाँ लिखेंगे आप, ए सी, ए बी और बी सी। ये जीवा नहीं है ओ सी, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट, जैसे मान लीजिए एक वृत्त है ये, फिर से, ठीक है, और जब यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ ख़त्म हो जाए तो हम जीवा कहेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ठीक है। एक ओर से स्टार्ट हो और वृत्त के दूसरे तरफ जाके ख़त्म हो तो जीवा होती है, या नहीं कि केंद्र से स्टार्ट हो यहाँ ख़त्म हो, वो जीवा नहीं होती है, ठीक है। फिर मिट गया। वृत्त का व्यास आपको हमने बताया ही था, फिर से एक बार देख लें बना के। वृत्त का व्यास ये से ये था, ये आपका ए बी था, और
ये आपका वो था। तो हमने क्या बताया था, वृत्त के केंद्र से होने वाले जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो व्यास क्या हो गया, ए बी आपका वृत्त का व्यास हो गया, केंद्र आपका वो हो गया, बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको हम समझेंगे, मैंने पहले से कॉपी में लगा लिया है, तो आपको मैं उससे बेहतर तरीके से मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लें। सलमा अपनी बहन रेशमा से, ध्यान से आप सुनिए सवाल को। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर हम वैसे लगाएं तो मैं आपको बता दूं, मैं इस सवाल का आंसर अगर लाना हो तो मैं तुरंत बता सकता हूं इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आपको यहाँ पर अच्छे से निकालना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको नंबर अच्छे से लेना, तो आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट लिखते हुए चलना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं। पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सलमा रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, ठीक है, सलमा रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। सवाल आप पढ़ेंगे, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी। तो हम क्या करेंगे, रेशमा की आयु हम मान लेंगे। तो रेशमा की आयु हमने x मान लिया। अब क्या सवाल क्या कह रहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो अगर रेशमा की आयु x वर्ष है, मान लीजिए आपकी आयु 2 वर्ष है और आपकी बहन आपसे 10 वर्ष बड़ी है, तो उसकी आयु आपकी 2 है, तो 10 उसमें जोड़ देंगे तो उसकी आयु 12 वर्ष हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर हमने सलमा की आयु को x+10 मानेंगे कि रेशमा की हमने इसी प्रकार से x अगर मान लिया है, तो हम सलमा की आयु को x+10 वर्ष मान लेंगे। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले। प्रैक्टिकली पहले मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए आज आपकी आयु 20 वर्ष है, ठीक, और आपके भाई या बहन की आयु जो कि मान लीजिए आपकी बहन की आयु 30 वर्ष है, ठीक, आपसे आपकी बहन 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले इन दोनों, आप दोनों को देखना होगा कि 4 वर्ष पहले आप दोनों की आयु क्या हो जाएगी। तो आप में से भी 4 घट जाएगा और इसमें से भी 4 घट जाएगा। 4 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी रही होगी, 16, और इनकी आयु कितनी रहेगी, 30 में से 4 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 26। इसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है। कैसे देखेंगे हम, रेशमा की आयु x है, सलमा की आयु अगर 10 वर्ष उससे बड़ी है रेशमा से, तो इसकी आयु x+10 हो जाएगी। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा के दोगुनी के बराबर था। इसका कहने का मतलब है कि जब 4 वर्ष पहले जब था, तो सलमा की जो आयु है ना, वो रेशमा की आयु के दोगुने के बराबर। मतलब अगर 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु 5 वर्ष थी, तो इस सवाल कहने का मतलब है कि सलमा की आयु 4 वर्ष पहले जो है रेशमा की दोगुनी, यानी रेशमा की अगर 5 वर्ष थी तो सलमा की आयु 10 वर्ष थी। इसे कहने का मतलब है कि रेशमा के आयु के दोगुनी के बराबर सलमा की आयु थी 4 वर्ष पहले। आइए हम देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया गया था, क्या दिया गया था, रेशमा की आयु हमने निकाला था x वर्ष और सलमा की आयु हमने निकाला था x+10, ठीक, वहाँ पे भी। अब 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 4 सब में से घटेगा। अगर आज आपकी आयु 20 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले आपकी आयु 16 वर्ष रही होगी। तो इसी प्रकार से सलमा की आयु x+10 - 4 हो गई। और सवाल में कहा गया कि जो सलमा की आयु थी 4 वर्ष पहले, वो जो रेशमा की आयु थी उसके 2 गुने के बराबर थी। तो रेशमा की आयु जो है वो x थी और 4 वर्ष पहले है, तो रेशमा की आयु x - 4 वर्ष थी। कब, 4 वर्ष पहले। अब क्या कह रहा है कि सलमा की आयु रेशमा की आयु के 2 गुने के बराबर थी, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर तो x+10 - 4, क्योंकि 4 दोनों में घटेगा, 4 वर्ष पहले आ रहे हैं तो ये x+6 हो जाएगा और यहाँ पर 2x - 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 2x में से x को इधर लेके आएंगे तो 2x - x हो जाएगा इधर, और अगर हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x - x हो जाएगा इधर, और -8 को इधर ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा, तो 8 से 14 हो जाएगा। तो 2x - x = 14 और x = 14। अब आपसे पूछा क्या, ये देखिए आपका रेशमा की हमने x माना था जो कि निकल मिल गई। तो रेशमा की आयु कितनी है, x बराबर क्या निकल गया है, 14। तो सलमा की आयु कितनी हो जाएगी, तो सलमा की आयु हो जाएगी आपकी x+10 दिया था, तो 14 + 10,
24। सवाल में आपसे पूछा क्या गया था, रेशमा, क्या पूछा गया था सवाल में, सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपकी सलमा की आयु 24 वर्ष और रेशमा की आयु 14 वर्ष। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी ये जो पहल है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं गत वर्ष के पेपर 2018 के 2017 के सभी विषयों के पेपर आपको अच्छे शब्दों में और बहुत ही सरल ढंग से समझाने की कोशिश कर सकूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।